नमस्कार दोस्तों। तो बीते 10 नवंबर की शाम 7 बजे दिल्ली में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे देश को चौंका के रख देती है। जी हाँ, दिल्ली के सबसे ज़्यादा जो बिजी एरिया है चांदनी चौक और लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पास होता है एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट। माना जाता है कि एक डॉक्टर साहब उसमें थे जिन्होंने खुद ही वो कार में ब्लास्ट कर दिया। और इस घटना के कारण, क्योंकि ये भारत की राजधानी दिल्ली की घटना है, इसलिए पूरा देश इससे चौंक गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इनके पीछे कौन थे, आखिर वो कौन लोग थे जो इस घटना को अंजाम देना चाहते थे, कौन कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे कैसे जो है वो लोग यहाँ तक पहुँचे और इस घटना को अंजाम दे पाए। क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स था, कैसे उन्होंने अपना प्लानिंग किया, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, उनका क्या बैकग्राउंड है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी कहानी के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे की पूरी कहानी क्या थी। साथ ही हम बात करेंगे कि दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो उस पर दिल्ली में लागू होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो है इसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भी नाम दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के बारे में, और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या जो ये ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, क्या यही उनका प्लान था या इससे भी बड़ा कुछ वो प्लान कर रहे थे। सब कुछ इस वीडियो में बात होगी। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही काम का और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर इनके पीछे कौन लोग थे। 3 मेन आरोपी बताए जा रहे हैं इस ब्लास्ट के पीछे थे, और तीनों के बीच में क्या लिंक था वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला जो नाम था डॉक्टर उमर बिन। जी हाँ, डॉक्टर उमर बिन, जो आदमी माना जा रहा है कि जो आदमी खुद ही ब्लास्ट हो गया कार में। अभी तक जो है उनकी डेथ की कोई पुष्टि नहीं की गई है, हालांकि उन डीएनए सैंपल्स वगैरह लिए गए हैं, पर अभी तक ये ही एज्यूम किया जा रहा है कि डॉक्टर उमर बिन उस कार में थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वगैरह में दिखाया गया कि वो उस कार को ड्राइव कर रहे थे पिछले कुछ घंटों से, पिछले कुछ दिन से ही उसको ड्राइव कर रहे थे। तो डॉक्टर उमर बिन का माना जा रहा है कि वही जो थे उसके पीछे थे और उन्होंने ही जो है कार में बॉम्ब ब्लास्ट किया दिल्ली लाल किले के पास। तो डॉक्टर उमर बिन आखिर कौन था? डॉक्टर उमर बिन साउथ कश्मीर का रहने वाला था। जी हाँ, पुलवामा जिले के साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था डॉक्टर उमर बिन। और जिन्होंने अपनी वो क्योंकि डॉक्टर थे तो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया था, जिसका नाम था जीएमसी अनंतनाग। और जो दूसरा मेन आरोपी था वो था डॉक्टर आदिल अहमद राठेर। जी हाँ, सबसे पहला जो आदमी अरेस्ट होता है वो उसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद राठेर। इनका आपस में क्या कनेक्शन था? तो ये भी सेम कॉलेज से जो है अपना एमबीबीएस करते हैं, जो था जीएमसी अनंतनाग। और उसके बाद जो है ये जीएमसी अनंतनाग में ही जो है कुछ समय तक सीनियर रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, और अक्टूबर 2024 में वो हॉस्पिटल छोड़ के इसके बाद ये आ जाता है सहारनपुर यूपी, जहाँ पे ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है काम कर रहा होता है। इसके बाद जो है तीसरा मुख्य आरोपी जिसका नाम था मुजम्मल शकील। जी हाँ, मुजम्मल शकील, ये इनका नाम सामने आता है जब डॉक्टर आदिल अहमद राठेर पकड़े जाते हैं। तो इनसे इन्वेस्टिगेशन जब होती है तब सामने आता है कि डॉक्टर मुजम्मल शकील जो है ये भी इस घटना में इन्वॉल्व है। जी हाँ, डॉक्टर मुजम्मल शकील, जो कि सेम जिस गांव पुलवामा के जिस गांव से उमर बिन रहने वाला था उसी गांव का मुजम्मल शकील था, और ये तीनों का ही आपस में लिंक था। और ये मुजम्मल शकील जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में 4थे ईयर का स्टूडेंट था एमबीबीएस का। इस तरीके से जो है ये तीनों एक ही जगह के रहने वाले थे, और कभी ना कभी इन्होंने सेम एकेडमिक बैकग्राउंड शेयर किया था या फिर प्रेजेंट में एक साथ काम कर रहे थे। डॉक्टर उमर बिन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थे और मुजम्मल शकील भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में 4थे ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट था। माना जाता है कि मुजम्मल शकील ही वो आदमी था जिन्होंने लॉजिस्टिक सप्लाई सारा किया है, जितना स्टोरेज का काम था, जो भी एक्सप्लोसिव्स थे, आरडीएक्स थे, जिसको स्टोरेज करने की जिम्मेदारी था वो था मुजम्मल शकील। बात करते हैं कि क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स था, कैसे कैसे जो है घटनाएं घटी और जो है कुछ लोग पकड़े गए, और आखिरकार जो है एक छोटा सा ब्लास्ट, छोटा सा नहीं बोल सकते, एक जो है मतलब दिल्ली के भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स की। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 20 के बाद से। 20 अक्टूबर के बाद से क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में देखा जाता है कि जैश ए मोहम्मद, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं। जगह जगह पर उसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं, प्रो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जाते हैं। जिसके बाद बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज में चेक करने के बाद उसमें पकड़ में आते हैं डॉक्टर आदिल अहमद राठेर। जी हाँ, उन पे आरोप रहता है कि इन्होंने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि हाँ, इन्होंने ही जो है जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स श्रीनगर में लगाए थे, और इन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया। इसके बाद जब इनसे इन्वेस्टिगेशन होता है तब पता चलता है कि 2 से 4 नवंबर के बीच में जब इनसे काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन होता है तब पता चलता है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के 4थे ईयर के एमबीबीएस है, उनसे इनका लिंक है। और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के नाम से रेंट किए हुए 2 घर से बरामद होते हैं करीब 3000 किलो एक्सप्लोसिव, जो कि फरीदाबाद, धौज
गांव में इन्होंने जो है 2 रूम ले रखा था, जहां से बरामद होते हैं 3000 किलो एक्सप्लोसिव, जो कि कोई आम बात नहीं है। और 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। जी हाँ, अमोनियम नाइट्रेट 350 किलो, जो कि तेजी से आग को फैलाने का काम करता है। एक्सप्लोसिव ये ऐसे ही एक्सप्लोसिव बनाने वाले थे जो तेजी से फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके चपेट में आ सके। तो डॉक्टर मुजम्मल शकील का यही काम था। इनके जो इनका रूम था अल फलाह यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे काफ़ी मीटिंग्स होती थी, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते थे, अनजान लोग आते थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे। उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते थे। 7 नवंबर के आसपास जो है ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं और उसके ठीक दो दिन के बाद हाई अलर्ट जारी हो जाता है। 8 और 9 नवंबर को दिल्ली और एनसीआर रीजन में, और 10 नवंबर को जो है उमर बिन बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है लाल किले के पास। तो ये पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स था जो मैं आपको ब्रीफ में बता दिया कि कैसे जो है यहाँ तक कहानी पहुँची, कैसे एक के बाद एक लिंक खुलते गया। पहले जैश ए मोहम्मद के पोस्टर से आदिल पकड़ाता है, फिर उससे इन्वेस्टिगेशन में मुजम्मल शकील पकड़ाता है, फिर जब उसके पास से बरामद होते हैं 3000 किलो RDX। और जब ये सारा चीज़ चल रहा होता है तो डॉक्टर उमर बिन अभी भी गायब था। उसके पास कुछ एक्सप्लोसिव थे और अगर 1 या 2 दिन में अगर वो ब्लास्ट नहीं करता तो उसको ये डर था कि वो भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए जो है वो पैनिक में आके जो है वो उसके पास जितना भी एक्सप्लोसिव था उसको दिल्ली में ले जाके लाल किले के पास ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि वो था मैक्सिमम क्राउड वाला एरिया। तो ये कौन लोग थे? ये कोई बाहर से आए हुए आतंकवाद या टेररिस्ट नहीं थे, ये हमारे इंडियन नेशनल थे। ये सारे के सारे जो है हमारे इंडियन नेशनल थे, इंडिया के रहने वाले लोग थे। सारे लोग जो है साउथ कश्मीर के थे और पढ़े लिखे लोग थे। जी हाँ, इसके पीछे तीनों के तीनों डॉक्टर थे। तो आप सोच सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब हम बात करते हैं वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के बारे में। वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल वैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है जिसमें वाइट कॉलर प्रोफेशंस के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। तो जो पढ़े लिखे वाइट कॉलर जॉब्स में है और वो लोग जब टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो उसको बोलते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म। हालांकि ये कोई परफेक्ट टर्म नहीं है या फिर ये किसी किताब में मतलब वैसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है। इसको बस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने नाम दिया है कि इसको वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इनका चल रहा था। इसके बाद 2 लोग और थे जो इनसे जुड़े हुए थे। एक थी शाहीन शहीदी, जो कि लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर थी, और एक उनका भाई। शाहीन शहीदी इसलिए अरेस्ट होती है क्योंकि जो है उन्हीं का कार मुजम्मल शकील कुछ दिनों से ड्राइव कर रहा था, जो कि दिल्ली टू फरीदाबाद, फरीदाबाद से लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, काफ़ी सारा इसका जो है अप एंड डाउन चलता है। तो माना जाता है कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई था, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, वो सारा जो है शाहीन शहीदी की ही गाड़ी में किया जा रहा था और ये ड्राइव कर रहे थे मुजम्मल शकील। तो ये लोग इन्वॉल्व हो रहे थे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के चौकन्ने रहने के कारण जो है एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और जो है 3000 किलो RDX बरामद हो जाता है फरीदाबाद के धौज गांव से। अब हम बात करते हैं UAPA के बारे में। जी हाँ, दिल्ली में जब 10 नवंबर की शाम ब्लास्ट होता है, वहाँ लागू हो जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट था 1967 में, जहाँ पे कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया था, जहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ इनमें इन्वॉल्व है, जो भी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, उनको बहुत सारे पावर दिए जाते हैं ताकि जो है कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़, खास करके जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोका जा सके और शांति बनाए रखा जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आखिरकार इनका क्या टारगेट था। क्या इनका यही टारगेट था कि ये दिल्ली में ब्लास्ट कर दे, जिसमें 8 से 10 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हो गए, या इससे भी कोई बहुत बड़ा इनका प्लानिंग चल रहा था? हालांकि इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही कोई पुख्ता इसके पीछे एविडेंस है, लेकिन ये ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी है, जो सनातन को बचाने के लिए एक यात्रा कर रहे हैं, पग यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से लेके मथुरा तक, तो उनके रूट में फरीदाबाद भी आता है। जी हाँ, फरीदाबाद उनके रूट में आता है और ऐसा माना जा रहा है, हालांकि इसके पीछे कोई अभी तक पुख्ता एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब उनका पग यात्रा, जो सनातन पग यात्रा हमारा चल रहा था, जब जैसे ही वो फरीदाबाद पहुंचने वाला था, इनका प्लान था कि फरीदाबाद में उस क्राउड पे जो है बॉम्ब ब्लास्ट करके मैक्सिमम लोगों को मारा जा सके और इस पग यात्रा को एक अनसक्सेसफुल इवेंट बनाया जा सके। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के चौकन्ने रहने के वजह से जो है ये लोग पकड़े जाते हैं। तो ये ऐसे मंसूबे रखते हैं और ये हालत है हमारे भारत देश के लोगों का। जी हाँ, अपने ही देश के लोग जो है ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो है असली सच्चाई लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।